हेलो दोस्तों, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संघवाद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संघवाद कहते किसे हैं। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको भारत की सरकार बताता हूं, जिसमें आप केंद्र सरकार भी देखते हैं और एक राज्य सरकार भी देखते हैं। तो इसको आप और भी आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जिस शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हों और शक्तियों का बंटवारा इनके बीच में किया गया हो, ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको अब थोड़ा इसे विस्तार में समझाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको संघवाद के बारे में तो पता चल ही गया होगा, पर यहाँ आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो संघवाद की व्यवस्था है उसके अंदर हर देश में शक्तियों के बंटवारे में विभिन्नता हो सकती है। जरूरी नहीं है कि भारत जैसी ही व्यवस्था हो, क्योंकि हर देश की आवश्यकता और उनकी क्षेत्रीय मांग अलग अलग होती है, तो वो उसी के अनुरूप ही अपनी संघीय प्रणाली को अपनाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और संघवाद के प्रकारों के बारे में जानते हैं। इसका पहला प्रकार होता है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारें सहभागिता यानी एक दूसरे के सहयोग से कार्य करने पर जोर देती हैं। इसमें सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब यहाँ यह है कि इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली तो होती है, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि केंद्र सरकार शक्तिशाली होने के बाद भी राज्य के अधिकारों में कोई कमी नहीं कर सकती। सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहयोग के साथ देश के विकास के लिए काम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम भारत की व्यवस्था भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद राज्य सरकारों की शक्तियों का हनन नहीं कर सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने सहकारी संघवाद अपना रखा है। और इसका दूसरा प्रकार होता है एकात्मक संघवाद। सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन का रूप है जिसमें शासन की सबसे अधिक शक्ति संविधान के माध्यम से केंद्रीय सरकार को प्राप्त होती है। मतलब इसमें केंद्रीय सरकार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच संवैधानिक शक्ति का विभाजन नहीं होता। साथ ही साथ इसमें कानून बनाने की सारी शक्तियां भी केंद्र के ही हाथों में होती हैं। एकात्मक शासन के अंतर्गत केंद्र सरकार अपनी इच्छा अनुसार शक्तियों को बांटने का काम करती है। एकात्मक सरकार को अपने प्रांतीय व प्रादेशिक सरकारों पर कम से कम निर्भर रहने की कोशिश करती है, ताकि उसकी अखंडता का कोई खतरा ना आ सके। मतलब वे राज्य सरकारों को इतनी शक्तियां देती ही नहीं है कि कोई बगावत कर सके या आने वाले टाइम पे कोई केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो सके। तो ब्रिटेन में आप देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इसी प्रकार की सरकार है। फ्रांस और चीन में भी ऐसी ही सरकारें हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जिस देश में शासन की सारी शक्तियां एक ही हाथ में दे दी जाएं, वह एकात्मक सरकार होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोनों तरह के संघवाद प्रकार आपको पता चल चुके हैं। तो आगे चलते हैं और जानते हैं भारतीय संघवाद में उपस्थित क्या क्या चुनौतियां हैं। तो भारतीय संघवाद में सबसे पहली चुनौती है क्षेत्रवाद की। क्षेत्रवाद का मतलब आप जानते हैं कि लोगों को अपने क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, इसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। आज़ादी के बाद से अब तक देश में सफल संघीय शासन होने के बावजूद भी देश के कई भागों में आप देखेंगे कि क्षेत्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का 4 भागों में विभाजन, पश्चिम बंगाल की गोरखालैंड की अलग मांग करना, ये क्षेत्रवाद के ही उदाहरण हैं। इससे क्षेत्रीय एकता और अखंडता में खतरा उत्पन्न होता है और सरकारों के बीच भी मतभेद पैदा होने लगते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि शक्तियों का विभाजन। आपने देखा कि भारतीय सरकार में शक्तियों का विभाजन बहुत असमान है। केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा अधिक शक्तियां दी गई हैं, इसलिए राज्य हमेशा चिंता में रहता है कि भविष्य में हमारी शक्तियों का हनन ना हो जाए। तो ये भी एक चुनौती ही है संघवाद की। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है भारत के राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व।
इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्य संविधान में समय समय पर होने वाले संवैधानिक संशोधनों पर कोई राय व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा वरीयता होती है। और कभी कभी भारत की भाषाई विविधता के कारण भी भारत के संघीय प्रवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम देखें तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए बहुत ही सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।